गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने यहाँ पर सैम्पल पेपर 2026 का अभी जो लेटेस्ट वाला रिलीज़ हुआ था उसका पूरा स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ साइड में क्वेश्चंस हैं, एक साइड में आंसर्स हैं, ताकि आप लोग इसको पढ़ के समझ सको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 7 to 8 सैम्पल पेपर्स इस तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी तो मे बी आप लोग चलते फिरते भी अगर कहीं पर भी हो आप इनको देख लोगे तो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की पेपर में। लेकिन मुझे प्लीज़ इस बात का ज़रूर बता देना कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है इस वीडियो से या नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि तभी फिर बंदे को होता है बनाने का, वरना फ़ायदा नहीं ना इतनी मेहनत करने का अगर समझ ही ना आए तो। देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आप देखोगे कि ये दिया हुआ है, द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है? द एक सेकेंड एक सेकेंड बस। द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है? तो मेल गैमीट्स किससे बने हुए होते हैं? तो यहाँ पर आंसर में आपका दे रखा है ऑप्शन सी। तो मैं इसको समझा देती हूँ आप लोगों को कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, है ना? पॉलन ट्यूब्स के अंदर पॉलन ग्रेन से जब पॉलन ट्यूब बनती है, अब वो शेडिंग का पढ़ा था ना। उसमें क्या है कि द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय, तो मेल गैमीट्स किससे बनते हैं? जनरेटिव सेल, राइट? अब दो तरीके के सेल्स होते थे उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स में, एक होता था वेजिटेटिव, एक होता था जनरेटिव। तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, उससे बनते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले उसमें। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि माइटोटिक या मियोटिक में, तो मियोटिक डिवीजन जो होती है वो आपकी मदर सेल से जब गैमीट बनता है तब होता है, ठीक है? मदर सेल से। यहाँ पर जनरेटिव सेल जो है वो मदर सेल नहीं है, उसमें एक सेल से दो बन रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन बोली है, ठीक है? अब आता है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो, दूसरे वाले में क्या आ गया आपका, इसका हमने सी किया था। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसके फ्यूजन से बनता है? तो वो हमने पढ़ा था, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि एक मेल गैमीट और बीच में सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे या सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे उनके साथ कॉम्बिनेशन में, और इसको हम बोलते थे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है? ट्रिपल फ्यूजन बोलते थे इस वाले स्टेप को जिसमें एंडोस्पर्म बनता था। अब तीसरा स्टेप आता है आपका, तीसरा क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल फॉर्मेशन ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने पढ़ा था 14th डे पे ओव्यूलेशन होता था, ओवम जब बाहर आ जाता था किस में से निकलता था ओवम? ग्राफियन फॉलिकल में से, यानी कि मैच्योर्ड फॉलिकल में से, ठीक है? तो इसमें इन्होंने ये पूछा है कि ग्राफ फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय द सीक्रेशन ऑफ, दो तरीके के गोनाडोट्रोपिन्स हमने पढ़े थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रीट करती थी, और वो होता है आपका LH एंड FSH, ठीक है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों तरीके के आपके गोनाडोट्रोपिन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती थी। ये और उसको ऑर्डर कौन देता था ऐसा करने के लिए? उसको ऑर्डर देता था हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑन द थर्मल स्टेबिलिटी। आपको ध्यान होगा मैंने हर बार पढ़ाते वक्त ये वाली लाइन जो है थर्मल स्टेबिलिटी आपको मॉलिक्यूलर चैप्टर में अंडरलाइन करवाई है। बहुत बार मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आता ही आता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रेडरिक एंड ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का वही वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया था,
और उसने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन पे वर्क किया था। एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड किया था कि समथिंग वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, जिसकी वजह से जो है कोट बन गया था आर स्ट्रेन के बाहर, जो कि वायरुलेंट कैरेक्टर दे रहा था उसको। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए यूज टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन अ सैम्पल आर कॉल्ड। मतलब जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के, जिनको यूज़ किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम आर्टिफिशियली उनको लेबोरेटरी में यूटिलाइज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को इन अ सैम्पल आर कॉल्ड एज प्रोब्स। ये कहाँ पर पढ़ा था आपने? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ा था आपने। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इस बार इस तरीके के क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग या इसी तरीके के असर्शन रीजंस वगैरह ही होते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें से। सबसे पहले है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाली आपकी हार्डी वेनबर्ग की आपकी प्रिंसिपल थी। ये आपको मैंने बताया था, मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हार्डी वेनबर्ग की। दूसरा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, द डिफरेंस या डायरेक्शन इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। जब इसमें भी ये हार्डी वेनबर्ग का ही एक सेंटेंस था, जिसके अंदर आपका ये था कि इक्विलिब्रियम जेनेटिक या एलील्स का या जीन पूल का वो मेंटेन रहता है जब तक उसके 5 फैक्टर्स उसको ब्रेक करने वाले नहीं आते। याद होगा, आप पढ़ा था हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, क्रॉसिंग ओवर, इस तरीके से हमने 4-5 फैक्टर्स पढ़े थे। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है आने की बार बार वही पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, वही एवोल्यूशनरी चेंज को लेकर के आती है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस आता है आपका, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज that the phenotype frequencies in a population are stable and constant from generation to generation। तो उन्होंने phenotype का नहीं बताया था, उन्होंने genotype का बताया था। ठीक है, उन्होंने genetic का बोला था, genes का बोला था। और ये next आता है the gene pool remains constant, this is called genetic equilibrium। और sum total जो होता है allelic frequencies का वो 1 होता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th पे। 7th में देखो, albinism is known to be due to autosomal recessive mutation। ठीक है, albinism is known to be due to autosomal recessive mutation। The first child of a couple with the normal skin pigmentation was an albino। देखो, इन्हें आपको अगर ये शायद नहीं पता हो कि अल्बिनिज्म क्या होता है, तो इन्होंने इसके अंदर ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि अल्बिनिज्म इज नोन टू बी ड्यू टू द ऑटोजोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। ठीक है, ऑटोजोमल क्यों बोला? क्योंकि स्किन सेक्स से रिलेटेड नहीं है, रेसेसिव ट्रेट है और ये म्यूटेशन है, यानी कि ये कुछ डीएनए कॉपिंग में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉज करता है। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अ कपल विद द नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन was an albino। What is the probability that the second child will also be an albino? अगर पहला चाइल्ड जो है कपल का, जो नॉर्मल पिगमेंटेशन का है, ठीक है, वो एल्बिनो है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड चाइल्ड के एल्बिनो होने की? तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको इसका बाकायदा पूरा पनेट स्क्वायर बनेगा इसके अंदर, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं कि एल्बिनिज्म वाली जो प्रॉब्लम है या जो पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऑटोजोमल रेसेसिव है।
तो जो एल्बिनो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। हमें पता है हम होमोजाइगस के हिसाब से ट्रीट करते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉर्मल पिगमेंटेशन होगी तो वो हो जाएगी ये वाली, क्योंकि नॉर्मल वाली कंडीशंस हमेशा कैसी होती हैं, डोमिनेंट होती हैं। फिर आ गया आपका कि अगर वो कैरियर होगा, ठीक है, तो कैरियर कैसा हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा बड़ा ए छोटा ए, यानी कि हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि ये क्या करेगा, वैसे तो पिगमेंटेशन फिनोटिपिकली नॉर्मल शो करेगा, लेकिन इसके अंदर ट्रेट होगा इसका, ठीक है। तो अब जब हम इसकी वो निकालते हैं, हमें पता है हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड की। और आपको याद होगा जीनोटिपिक रेशियो जो थी मोनोहाइब्रिड की वो क्या रहती है, हमेशा 1:3:1 रहती है ना। तो अब इस केस में आपको पता है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस आपका रेसेसिव है, तो बाकी का 2 वाला केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस कैरियर वाला, ठीक है। तो अगर हमें ये बात पता चल गई इस वाले से कि ये आपका एल्बिनो वाला पूछा है ना, तो एल्बिनो वाला कौन सा हो जाएगा, रेसेसिव केस हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा रेसेसिव केस। इसका मतलब 1 से हमें ये पता चलता है कि 1/4 हो गई ना इसके अंदर, तो ये हो जाएगी आपकी 25%, यानी कि ये वाला आंसर इसका बी पोर्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, देखो एल्बिनो जो है वो आपका हो गया छोटा ए यानी रेसेसिव, इन्होंने खुद बताया ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन है। नॉर्मल में डोमिनेंट हो गया बड़ा ए। बिल्कुल इसको बड़ा टी छोटा टी वाले कॉन्सेप्ट से लोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। कैरियर वाला बड़ा ए छोटा ए है, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस में वहाँ पर हम पढ़ते थे बड़ा टी छोटा टी। मोनोहाइब्रिड की रेशियो क्या आती है, 1:2:1 आती है ना। तो जब 1:2:1 रेशियो आती है तो इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस रेसेसिव था, और ये था आपका हेट्रोजाइगस। तो इन तीनों केसेस में आप देखोगे कि ये 4 दिखा रखे ना, 2, 3, 4, है ना। तो 4 में से एक हिस्सा जो है आपका वो रेसेसिव वाला है, यानी एल्बिनो वाला है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। 8 में आ जाते हैं। 8 में क्या बता रखा है, इन अ क्रिकेट स्पीशीज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग द विंग्स, ठीक है, और legs together play a crucial role in attracting the mates. Any change in the morphology of cricket legs could potentially affect their ability to produce the sound. I think क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा इसका कि जो क्रिकेट स्पीशीज़ है, ये इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ है, जब ये रब करते हैं अपने विंग्स को या लेग्स को, तो ये एक तरीके से एक्टिविटी है टू अट्रैक्ट द मेट्स। अब इसमें अगर कोई चेंज आ जाता है उनके मॉर्फोलॉजिकली, तो दैट कुड पोटेंशियली अफेक्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द साउंड प्रोड्यूस करने की उनकी एबिलिटी में फ़र्क आ जाता है इससे, ठीक है। अब है अ म्यूटेंट क्रिकेट हैज़ थिकर हिंड लेग्स, ठीक है। वॉट वुड यू एक्सपेक्ट फॉर दिस क्रिकेट स्पीशीज, अगर उसकी थिकंड होंगी लेग्स तो क्या चीज़ होगी इसमें। तो सबसे पहले इसमें आप देखो, इसके अंदर 8th में डी आंसर दे रखा है, ये वाला क्यों दे रखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। द लेग म्यूटेशन माइट लीड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, एंड स्पेसिएशन ड्यू टू एन इफेक्ट ऑन द मेटिंग कॉल। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि वो जो विंग्स को रब कर रहे हैं या लेग्स को रब कर रहे हैं, तो वो एक क्या चीज़ है, वो मेटिंग या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कॉल है, ठीक है। तो वो उसके अंदर इफेक्ट आ जाएगा। तो द लेग म्यूटेशन, अगर लेग के अंदर कोई म्यूटेशन आती है तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकती है, स्पेसिएशन हो सकती है, क्योंकि इससे इफेक्ट आ जाएगा, जो वॉइस उनके रब करने से निकलेगी ना उसमें फ़र्क आ जाएगा, उसकी कॉल में फ़र्क आ जाएगा। तो ये चीज़ उनको रिप्रोडक्टिवली या उनकी स्पीशीज़ को आइसोलेट करती है, ठीक है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि हमेशा ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, टेबल फॉर्मेट में ही आते हैं ह्यूमन हेल्थ वाले क्वेश्चंस, तो आपको इसी वे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9th में आप देखोगे इन्होंने क्या बोला, प्लाज्मोडियम इज अ पैथोजन, ठीक है, दैट कॉजेज मलेरिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन। आपको याद होगा हमने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है, स्पोरोजोइट, सलाइवरी ग्लैंड से मॉस्क्यूटो के ना, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो के, वो जो स्पोरोजोइट है वो सबसे पहले कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, लीवर में इन्फेक्ट करता है। लीवर के बाद किस में करता है, आरबीसी सेल्स में करता है, जहाँ पर आरबीसी सेल्स के अंदर जब वो हीमोजोइन नाम का एक केमिकल भी रिलीज होता है जो चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर वहाँ पर कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गेमिटोसाइट्स। फिर इंसेक्ट्स के पेट के अंदर जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ से बनता है स्पोरोजोइट जो जाता है फिर से फीमेल मॉस्क्यूटो यानी एनोफिलस के सलाइवरी ग्लैंड में, और इस तरीके से साइकिल पूरी मूव करती है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which mRNA will be translated to a polypeptide chain containing 8 amino acids? ठीक है, 8 अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने वाली कौन सी होगी। आपको पता है कि एक अमीनो एसिड के लिए कितने वो चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, राइट। 3 कोडॉन एक होता है ना, जैसे एक कोडॉन किससे बना होता है, देखो एक सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। एक कोडॉन के अंदर आपने देखा था ना 3 नाइट्रोजनस बेसिस होते थे, है ना। तो अब हम इसी हिसाब से इसको गिन लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा इससे। देखो इसके अंदर आप ये देखो, जैसे बी वाला ऑप्शन इसमें आंसर में दिया हुआ है ना, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर बी क्यों है। देखो AUG एक कोडॉन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गया आठवां। और अब देखो UGA क्या होता है, UGA होता है स्टॉप कोडॉन। तो आप स्टॉप कोडॉन को काउंट नहीं करोगे क्योंकि स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। ये तो सिर्फ ये 8 कोडॉन 8 हो गए, ठीक है, जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करें, और लास्ट का हो गया आपका स्टॉप कोडॉन। नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में in order to isolate the genetic material of the bacterium, ठीक है, the cell must be treated with, ये क्वेश्चन आपको याद होगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का है कि जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया में से हम सेल को किस चीज़ से ट्रीट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया के लिए सबसे जो एंजाइम है जो उसकी बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ती है वो कौन सी होती है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बाद आरएनए को ब्रेक करने वाली राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज को करने वाली प्रोटीन, है ना। और लास्ट में हम यूज़ करेंगे चिल्ड इथेनॉल फॉर स्पूलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, ताकि स्पूलिंग ऑफ डीएनए वाला काम हो सके, डीएनए एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल सके आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है IPM। ये दे रखा है आपके बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस चैप्टर में, ठीक है, बायो कंट्रोल वाली जगह पर। तो इसका आंसर इसमें क्या होना चाहिए, यूजिंग पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जुडिशियली मतलब बहुत सही मात्रा में, सही कंसंट्रेशन में उसका यूज़ करना। यूजिंग द बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, या NPV आपने पढ़ा था, वायरस का न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस पढ़ा था, इन सब का यूजेज। एंगेज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ना वो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग कॉन्सेप्ट है। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर नाम से ही पता चल रहा है पेस्ट को मैनेज करना है, तो ये वाले 2 फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे 13th पे। 13th में हो गया आपका एसर्शन रीज़न। एसर्शन रीज़न के अंदर बहुत गौर से पढ़ेंगे इसको,
कि कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन. ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, recognize the pollen is the result of continuous dialogue between the pollen and the pistil. देखो कभी कभी इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो इसको एक बार गौर से ज़रूर पढ़ना. ठीक है, सारी चीज़ों को, फिर आप इसको असर्शन रीज़न में लगाना. ये वाली लाइन हमने पढ़ रखी है एनसीईआरटी की, डिट्टो यही लाइन है कि कॉन्टिन्यूस डायलॉग कौन सा होता है, केमिकल डायलॉग भी बोलते हैं उसमें, जिसमें जो पिस्टल का जो ऊपर का पार्ट है, स्टिग्मा है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है पॉलन को और उसको अलाउ भी कर सकता है केमिकल सिक्रीट करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाने के लिए. ठीक, अब आता है द इलेक्ट्रिकल डायलॉग. ठीक है, यहाँ गलत हो गया हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रिकल डायलॉग थोड़ी होता है, ये तो केमिकल डायलॉग होता है. कि आसान हो गया ना ये वाला असर्शन रीज़न, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी. अब आ जाओ नेक्स्ट पे. सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू